हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन है, इसकी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 37 का ये सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट भी आ चुका है और इससे पहले हमने विजन के जो है 24 से 36 तक सारे टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं, जो फुल जीएस के टेस्ट हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग ऐसा कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और उसकी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, और उनको देख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम का नीचे लिंक दे दिया है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी, वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो 51 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव हस्ताक्षर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो फर्स्ट है कि वायुमंडलीय गैसें हैं, सेकेंड है कि ग्रहों की पृष्ठीय विशेषताएं हैं, और थर्ड है कि जीवाश्म है। तो देखो, इसमें जो जैव हस्ताक्षर होता है, इसमें तीनों को प्रयोग किया जा सकता है। जो जैव हस्ताक्षर का जो मतलब इनका मूल्यांकन किया जाता है जैव हस्तांतरण का, जिसके बारे में, ठीक है, जैव हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, बायो सिग्नेचर के बारे में बात करता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्योंकि इसमें जो होता है क्या कि जो जैव हस्ताक्षर यानी बायो सिग्नेचर की बात करें तो इसमें ऐसे ये जीव होते हैं, मतलब ऐसे तत्व होते हैं जो अतीत या वर्तमान की जीवन का वैज्ञानिक जो साक्ष्य होता है वो प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे मतलब हम बात करें तो जैसे मंगल ग्रह पर जीवन की जो उत्पत्ति की संभावना की जा रही है, तो यही ये बायो हस्ताक्षर के द्वारा ही ऐसी मतलब चीज़ें सिंपल मतलब उनकी खोज हो पाती है, ठीक है। तो उसके बारे में है ये, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में कहा गया है कि नीति आयोग के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि नीति आयोग द्वारा 7 कार्यक्रम का शुभारंभ का उद्देश्य क्या, मतलब किस उद्देश्य से किया गया है ये 7 कार्यक्रम, इसका जो नीति आयोग का इनिशिएटिव है इसके बारे में बात करता है। तो फर्स्ट है कि सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों में निर्धनता का स्तर कम करने का उद्देश्य। सेकेंड है कि देश के सभी तकनीकी संस्थानों में अनुसंधान और विकास की सुविधा का निर्माण करने के उद्देश्य से है। सी है कि युवाओं में सामाजिक उद्यमिता और नवाचार त्वरित करने के लिए मंच प्रदान करने के उद्देश्य से है। और डी है कि मतलब स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किया गया है। तो देखो, इसमें ये डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ये 7 जो कार्यक्रम है ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और इसमें क्या है कि जो मानव पूंजी रूपांतरण करने के लिए साधारण कार्यक्रम मतलब कार्रवाई कार्यक्रम है ये, ठीक है, ताकि जो है मानव की जो मतलब हमारे यहाँ जो ह्यूमन है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो ये स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसीलिए ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे हैं। सेकेंड है कि सोनार में महासागर की सतह में अन्वेषण और मानचित्रण करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। थर्ड है कि चिकित्सीय क्षेत्र में अल्ट्रासोनोग्राफी में शरीर की आंतरिक संरचना की छवि बनाने हेतु 20 हर्ट्ज से कम की अत्यंत निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो देखो, ये गलत है, ये अत्यंत निम्न नहीं होती हैं, इसमें ये उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है, इसमें उच्च आवृत्ति वाली होती हैं जो सोनोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, शरीर की आंतरिक संरचना के लिए। तो इसमें उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड में जो कहा गया है कि सोनार में महासागरों की सतह का अन्वेषण एवं मानचित्रण करने के लिए ध्वनि तरंगों का संचरण का उपयोग किया जाता है। तो ये सही है, क्योंकि जो जैसे मतलब जो हमारी जो सबमरीन्स होती है, पनडुब्बियाँ होती हैं, ठीक है, वो मतलब एक पनडुब्बी का दूसरे पनडुब्बी का जो उसकी पता लगाने के लिए जो मतलब प्रयोग किया जाता है, ये सोनार का ही प्रयोग किया जाता है। वरना तो वो समुद्र के नीचे रहती हैं, तो उसमें तो पता भी ना चले और उनमें जो है वो एक दूसरे से टकरा जाएँ, तो उसका ये प्रयोग किया जाता है। उसमें जो और समुद्र की सतह में जो अन्वेषण और मानचित्रण किया जाता है वो भी इसी सोनार प्रौद्योगिकी के आधार पर ही किया जाता है, ठीक है। और ये जो ध्वनि तरंगों जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो नहीं, ये अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, ये केवल ध्वनि यांत्रिक तरंगे होती हैं, जो मतलब क्या करती हैं, इसमें होता है एक्चुअली ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ठीक है। ये जो ध्वनि यांत्रिक तरंगे होती हैं ये निर्वात में नहीं कर पाती हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट मतलब हमारा सही है, तो देखो बी ऑप्शन सही हो जाता है, केवल 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर यानी वनाग्नि यानी वनों में जो आग लगी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, उसी के बारे में बताया गया कि कौन से कारक संभावित रूप से उत्तरदायी रहे हैं। तो फर्स्ट है कि ऋणात्मक हिंद महासागर ध्रुवण मतलब इंडियन डाइपोल के बारे में बात करता है। सेकेंड है कि भारतीय उपमहाद्वीप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के निर्वतन
में वृद्धि, और थर्ड है कि प्राकृतिक तड़ित। तो देखो प्राकृतिक तड़ित जैसे जो ये मतलब होती है, जो बिजली होती है, मतलब आकाशीय बिजली जो गिरती है, ठीक है, उसी के बारे में बात करता है। तो ये सही स्टेटमेंट है। ये मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की आग थी उसमें ये मतलब एक महत्वपूर्ण कारक था। और साथ साथ ये जो दक्षिण मानसून है, जो भारतीय महाद्वीप में दक्षिण मानसून का निर्वर्तन में विलंब हो जाता है, ये भी एक कारण था। क्योंकि जब इंडिया का मानसून देरी से हुआ था, वैसे सितंबर में हमारा जो मानसून लौट जाता है, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि लगभग अक्टूबर के लास्ट तक ये रहा था। इसीलिए ये मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगने की मतलब प्रवृत्ति है, तो इससे बढ़ गई थी। क्योंकि जब यहाँ से इंडिया से मानसून का पलायन हो जाता है तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ गमन करता है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है इसके अधीन जो है वो वहाँ ज़्यादा मतलब हो जाता है। इसीलिए वहाँ जो है वर्षा की मतलब बढ़ जाती है, वहाँ वर्षा होती है, तो जिससे आग नहीं लग पाती है वहाँ के जंगलों में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया था, यह मानसून भारतीय महाद्वीप से ही देरी से हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। लेकिन जो ये ऋणात्मक हिंद महासागर ध्रुवण, ये गलत है। ये अगर ऋणात्मक होगा तो ये इंडिया के लिए दिक्कत की बात होती है, क्योंकि इंडिया में तो मतलब मानसून नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जो इंडियन ओशन का होता है उससे कम हो जाता है, तो ये मतलब विपरीत हवाएं चलने लगती हैं, तो मानसून नहीं आता है। लेकिन अगर जो ये धनात्मक होता है यहाँ पे, तो धनात्मक जो इंडियन डाइपोल होता है, ठीक है, तो ये इंडिया के लिए अच्छा होता है। तो इससे क्या होता है, इंडिया में अगर वर्षा होती तो भारी मात्रा में, तो वहाँ पे फिर उसके विपरीत होता, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में वो वर्षा नहीं हो पाती, तो वो भी कारण हो सकता था। लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकेंड और थर्ड हमारा सही है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में सुलादी, स्वर जाति और वर्णम शब्द हैं, तो किसके बारे में ये सुलादी, स्वर जाति और वर्णम शब्द कहे गए हैं? तो फर्स्ट है कि युद्ध नृत्य कला की शैलियाँ हैं। सेकेंड है कि धर्म वैधानिक लिंगायत ग्रंथों के खंड है। सी है कि लोक रंगमंच की शैलियाँ हैं। और डी है कि संगीत शैलियों के प्रकार हैं। तो देखो ये डी ऑप्शन सही है, ये संगीत शैलियों के प्रकार हैं, जो सुलादी, स्वर जाति और वर्णम है, ठीक है। इनके बारे में ये जो इसके जो संगीत शैलियाँ हैं उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एक मतलब आपको देखने को मिलेगा संगीत शैलियाँ, क्योंकि जो ये वर्णम है ये आपको संगीत शैली कीर्तन के माध्यम से की जाती है, ये कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और स्वर जाति और ये सुलादी भी है, ठीक है। तो डी सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा 56 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि लोकसभा में कार्य संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। सेकेंड है कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्पों से संबंधित समिति केवल लोकसभा में ही होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो आपको देखने को मिलेगा सेकेंड में, गैर सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों से संबंधित समिति केवल लोकसभा में होती है, ये राज्यसभा में आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और ये लोकसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है, ये कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो ये भी सही हमारा स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और ये लोक मंत्रणा समिति करती क्या है, जो हमारी ये सरकार के जो लोकसभा में जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं और अन्य कार्यों पे ये चर्चा करती है, ठीक है, उन्हीं के बारे में। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कोविड-19 के प्रकोप के फलस्वरूप हाल ही में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन है कि महामारी अधिनियम 1997 के अंतर्गत। सेकेंड है कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 144 के अंतर्गत। डी है कि सी ऑप्शन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। डी है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो इसका देखो सी ऑप्शन है, जो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम है, ठीक है, इसी के अंतर्गत हमारे यहाँ जो लॉकडाउन अभी लगा था 24 मार्च से 2020 को, ठीक है। तो ये इसी आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया था। इसकी धारा जो 6 है, ठीक है, धारा 6 के अंतर्गत ये लगाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि हमारा भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि यानी PIDF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका लक्ष्य टियर 3, टियर 6 के केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ रोल यानी POS अवसंरचना यानी भौतिक डिजिटल दोनों तरीकों के परिनियोजन को प्रोत्साहित करना है। सेकेंड है, इस निधि का आधा हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट ये सही हो जाते हैं, क्योंकि इसका लक्ष्य टियर 3 और टियर 6 केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों में POS जो है, ठीक है, उसके अवसंरचना के परिनियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसकी निधि भी जो है RBI द्वारा आधी निधि दी जा रही है, क्योंकि ये लगभग 500 करोड़ की मतलब ये परियोजना है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा मतलब निधि है, और जिसमें ये RBI इसमें 250 करोड़ इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये RBI द्वारा ही ये मतलब चालू किया गया है, भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि, ठीक है, PIDF, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और ये न्यूज़ में था, क्योंकि ये लॉकडाउन की जो प्रक्रिया थी उसी में इसको बढ़ाने के लिए बात की जा रही थी।
तो ये आप लोगों का सही हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है ये जो आधा जो इसका पार्ट है, ठीक है, आधा जो इसका पार्ट है, तो जो जो मतलब बैंकें हैं जो कार्ड जारी करेंगी और इनके जो कार्ड नेटवर्क हैं, ठीक है, उनके द्वारा इनकी आधी राशि वहन की जाएगी। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। सी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाता है, 1 और 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 59। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि केवल केंद्र सरकार किसी निजी इकाई के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकती है। सेकेंड है कि 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली पीपी परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। और थर्ड है कि पीपीपीएसी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो इसमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो कहा गया है, तो ये देखो थर्ड वाला तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। जो ये सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी जो फिनांस मिनिस्ट्री है, ठीक, मतलब वित्त मंत्रालय, उसके आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत ये आती है, ठीक है, एक अधीन कार्यरत है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। सेकेंड हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली पीपीपी परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो कहा गया है फर्स्ट में केंद्र सरकार और केवल केंद्र सरकार, तो ये भी गलत है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए किसी निजी इकाई के सार्वजनिक निजी भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकती है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य दोनों कर सकती हैं। तो इसमें केवल दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, केवल 2, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि डंपिंग रोधी शुल्क यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि डंपिंग रोधी शुल्क वस्तुओं के आयात पर सामान्य सीमा शुल्क के अतिरिक्त आरोपित किया जाता है। सेकेंड है कि व्यापार उपचार महानिदेशक निदेशालय जांच करने वाली डंपिंग रोधी शुल्क की अनुशंसा करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो देखो जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें यही कहा गया था, जो एंटी डंपिंग रोधी शुल्क के बारे में जो बात किया गया था, तो ये हमारा सही है कि जो ये व्यापार उपचार महानिदेशक है, ये महानिदेशक जाँच करने और डंपिंग रोधी शुल्क की अनुशंसा करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। और ये फर्स्ट में जो कहा गया ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डंपिंग रोधी शुल्क वस्तुओं के आयात पर सामान्य सीमा शुल्क के अतिरिक्त आरोपित किया जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे हमारे देश के जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे मान ले यूएसए का अभी थोड़ा वो चल रहा था कि डेयरी प्रोडक्ट थे, तो यूएसए कह रहा था कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट को अलाउ करो, तो मतलब इंडिया नहीं अलाउ कर रहा था, वो मतलब हमारे अपने प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि इन लोगों के ये डेवलप कंट्री हैं, ये लोग कम पैसे पे अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ के जो किसान या मतलब अन्य उत्पादक हैं वो प्रभावित होते हैं, इसीलिए ये मतलब चलाया जाता है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, ठीक है। तो ये मतलब सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है जल डमरू दिए गए हैं और किससे कौन सी मतलब जल डमरू यानी जल संधि है, तो किससे किसको जोड़ती है उसके बारे में बात करना है। तो फर्स्ट है कि लोम्बोक जल डमरू, तो ये दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर, ठीक है। सेकेंड है कि फार्मोसा जल संधि है, तो ये इसके बारे में पीत सागर और पूर्वी चीन सागर है। थर्ड है कि मैगलन जम डमरू है, तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और फोर्थ है कि बाब अल मंदेब जल डमरू, तो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। तो देखो ये आपको फोर्थ ऑप्शन, ये फोर्थ स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो बाब अल मंदेब है ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है। और ये बात करें कि अलग किसको किसको करती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा यमन और जिबूती को अलग करती है, ठीक है। और ये मैगलन जल संधि है, ये भी आपको अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना और डेल फ्यूगो द्वीप जो है उसको अलग करती है, ठीक है। लेकिन जो ये सेकेंड में, तो ये हमारे थर्ड और फोर्थ तो सही है, लेकिन ये सेकेंड और फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये फार्मोसा जल संधि है, ये पीत सागर को नहीं बल्कि जो है जो आपको देखने को मिलेगा इसमें दक्षिण चीन सागर और पूर्वी सागर को जोड़ती है। और ये ताइवान के पास आपको देखने को मिलती है। ताइवान और जो पूर्वी दक्षिण एशिया है इसे मतलब अलग करती है। और ये लोम्बोक जल संधि के बारे में बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा हिंद महासागर, ठीक है, ये जो है हिंद महासागर और जावा सागर के बीच है, ना कि दक्षिण चीन सागर के बीच। तो ये आपको इंडोनेशिया में जो बाली है और उसका जो द्वीप आपको देखने को मिलेगा एक लोम्बाक द्वीप है, ठीक है, उसको अलग करती है। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड गलत हो जाते हैं, थर्ड एंड फोर्थ सही हो जाते हैं, मतलब थर्ड एंड फोर्थ सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 62। तो 62 में कहा गया है कि राजा खारवेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि वह मौर्य काल के दौरान कलिंग राज्य का शासक था। सेकेंड है कि हाथी गुफा अभिलेख उसके शासनकाल और उसकी विजयों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि ये मौर्य
जो कलिंग का राजा था ये खारवेल, ठीक है। और इसी के बारे में हाथी गुफा से जो जानकारी मिलती है तो खारवेल की ही मिलती है, ठीक है। और ये क्या था कि मतलब ये एक मतलब देखने को मिला था, ये जो प्रथम शताब्दी थी तो उसमें चेदी नरेश जो माधवन थे, ठीक है, उन्हीं के शासनकाल में ये अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था इसने। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया कि माता और पिता क्रमशः ए बी और ओ रक्त समूह है, तो इस संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ए बी रक्त समूह वाले बच्चों को जन्म दे सकते हैं। सेकेंड है कि ओ रक्त समूह वाले बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं। और थर्ड है कि बी रक्त समूह वाले बच्चे को जन्म दे सकते हैं। फोर्थ है कि ए रक्त समूह वाले बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो देखो इसमें जो बात करें स्टेटमेंट की, इसमें देखो 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं इसमें, ठीक है। 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि ये रक्त समूह ओ वाले जो बच्चे होते हैं इनको जन्म नहीं दे सकते ये लोग हैं। और ए बी जो बी रक्त समूह वाले हैं, ठीक है, इन्हें बच्चे जन्म दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो और ये ए रक्त समूह वाले बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि इनको ये मतलब ए रक्त समूह वाले बच्चों को जन्म दे सकते हैं। और इसमें कहा गया कि ए बी रक्त समूह वाले को बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तो ये नहीं दे सकते। इसमें क्या होता है कि मतलब जब माता पिता का जो ए बी माता का और पिता का होता है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं ये लोग ए और बी रक्त समूह वाले को जन्म दे सकते हैं, लेकिन ओ को और ए बी रक्त समूह वाले को ये जन्म नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो और ये एक ब्लड ग्रुप का एक मतलब अपवाद है क्योंकि अगर ए और बी है, ठीक है, ए और बी, ए माता का, ए पिता का और बी ए बी का, तो ये ए और ए रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और बी रक्त समूह 3 रक्त समूह वाले को दे सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा उल्टा होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी अवसर का सही वर्णन करता है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष मांसाहारी का दीर्घ जीवन काल होता है। सेकेंड है बी ऑप्शन की प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक मूल्य जिसका जैव विविधता को प्रभावित किए बिना दोहन किया जाता है। सेकेंड है कि यह पारिस्थितिकी रूप से सुलभ संसाधनों की उपलब्धता है जिसका प्रजातियों के द्वारा अपने विकास हेतु दोहन किया जाता है। और डी ऑप्शन है कि यह एक पारिस्थितिकी समुदाय की प्रजातिगत संरचनाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो देखो ये जो पारिस्थितिकी अवसर है, तो जो इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी के बारे में जो बात करता है, तो ये सी ऑप्शन सही है क्योंकि ये पारिस्थितिकी रूप से सुलभ संसाधनों की उपलब्धता और प्रजातियों के द्वारा अपने विकास हेतु दोहन किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो अपने जो पारिस्थितिकी में जो प्रजातियां होती हैं वो अपने विकास के लिए उन संसाधनों को, पारिस्थितिकी संसाधनों का दोहन करती हैं, सिंपल भाषा में ये बात कहता है, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 65। तो इसमें कहा गया कि यह भारत की एकमात्र आर्द्रभूमि बिल्ली प्रजाति है। इसे IUCN की लाल सूची में वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में यह मुख्य रूप से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि जैसी विभिन्न नदियों के बाढ़कृत मैदानों और सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है। यह पश्चिम बंगाल का एक राज्य पशु है, ठीक है। तो ये इसके बारे में मतलब उपयुक्त किस बिल्ली के बारे में बात की जा रही है, किस बिल्ली की प्रजाति के बारे में, तो ये बताना है। तो फर्स्ट है कि लेपर्ड कैट, बी ऑप्शन है कि फिशिंग कैट, सी है मार्बल कैट और डी है एशियाई गोल्डन कैट। तो देखो ये बी ऑप्शन सही है क्योंकि जो ये फिशिंग कैट है उसी के बारे में बात करता है क्योंकि ये IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है। ये पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है और ये सुंदरवन डेल्टा में भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये आर्द्रभूमियों की बिल्ली प्रजाति है, तो ये इसी के बारे में बात करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हरित GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो हरित ग्रीन GDP के बारे में बात करता है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि पर्यावरणीय रूप से साधारण आर्थिक गतिविधियों द्वारा उत्पादित GDP। सेकेंड बी ऑप्शन है कि पर्यावरणीय क्षति का समायोजन करने के पश्चात GDP। और सी ऑप्शन है कि क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों द्वारा GDP में किया गया योगदान और सभी प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों का GDP में योगदान। तो देखो ये बी ऑप्शन सही है इसका क्योंकि ये पर्यावरणीय क्षति का समायोजन करने के पश्चात GDP, ठीक है। होता क्या है, अगर हरित ग्रीन GDP की बात करें तो जैसे मतलब जितना हमने प्रोडक्ट हासिल किया है, GDP जितनी हमने हासिल की है उसमें जितने हमने पर्यावरणीय संसाधनों का यूज किया है उससे जितना पर्यावरणीय ह्रास हुआ यानी उसको क्षति पहुंची है, उसका मतलब पोल्यूशन बढ़ा है, तो उसके जो मूल्य के उतना जो है आपको उसके मूल्य के उतना जो आपको उसका अमाउंट निकाल कर जो पर्यावरण का क्षति हुई है उसको पूरा करने के लिए कोई विकास मतलब पर्यावरणीय क्षति को पूरा करने के लिए वो मतलब काम किया जाए, उस पैसे को उसमें लगाया जाए, पर्यावरणीय परियोजनाओं में लगाया जाए ताकि पर्यावरण को उसी तरह से मतलब पुनर्प्राप्त किया जा सके। तो उस राशि को निकाल दिया जाता है, तो उसी को ग्रीन GDP कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट में कहा गया है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में जहांगीर के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो जहांगीर के शासनकाल के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि हिंदू शासकों को मुगल अभिजात वर्ग में उच्च दर्जा दिया गया था, और सेकेंड है कि चित्रकार उस्ताद मशहूर ने उसके शासनकाल के दौरान कार्य किया था, और थर्ड है कि सिख गुरु अर्जुन देव को उसके शासनकाल उसके आदेश पर वध कर दिया गया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो ये पांचवें गुरु थे, ठीक है, इन्हें जो है फांसी दे दी गई थी इनके जहांगीर के आदेश पे। और ये चित्रकार जो उस्ताद मतलब ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चित्रकार था। ये बहुत अच्छी जो चित्रकारी करता था, जो मतलब वनस्पति के रूप में, मतलब प्रकृति के रूप में जो चित्रकारी होती है, बहुत अच्छा चित्रकार था, ठीक है। और जो जहांगीर था, इसी के शासनकाल में चित्रकला जो है वो सबसे मतलब चरम अवस्था पर पहुंच गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। और हिंदू जो शासकों को मुगल में अभिजात वर्ग में उच्च दर्जा भी दिया गया था, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 68। इसमें कहा गया है कि ट्रैफिक नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह प्राणी जाति और वनस्पति जात दोनों के वैश्विक वन्य जीव व्यापार की निगरानी पर कार्य करने वाला एक गैर सरकारी संगठन है। सेकंड है कि यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के तत्वाधान में है। और थर्ड है कि ट्रैफिक का सदस्य भारत ट्रैफिक का सदस्य है। तो देखो इसमें जो कहा गया है ट्रैफिक के बारे में, तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, जो ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, तो ये इसका ट्रैफिक का सदस्य जो भारत बना था, ये 1991 में बना था, ठीक है। तो इसका ये सदस्य है। और ये सेकेंड वाला है हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि यूएनईपी का ये मतलब भाग नहीं है। ये इनिशिएटिव आपको देखने को मिला था IUCN का, ठीक है। IUCN प्लस आपको जो वर्ल्ड WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, ठीक है, इसका ये मतलब इसका इनिशिएटिव था। इसी के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हमारा गलत हो जाता है। सेकंड फर्स्ट सही है, क्योंकि प्राणी जात और वनस्पति जात दोनों के वैश्विक वन्यजीव व्यापार की निगरानी के लिए कार्य करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही हो जाता है। और ये क्यों, मतलब ये इसका न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ट्रैफिक ये ऐसा, ये सी ऑप्शन सही हो जाता है। ये मतलब क्या करता था कि जो अभी कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें ये मतलब जो अवैध जो व्यापार की क्रियाएं बढ़ी थी, वन्य जीव और मतलब जो जंतु थे उनकी अवैध व्यापार की क्रियाएं बढ़ी थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 69। इसमें कहा गया था आपदा औद्योगिक आपदा के संदर्भ में दोष न होने के सिद्धांत पर राहत देने के दायित्व के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो फर्स्ट है कि भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923, बी ऑप्शन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सी है कि कारखाना अधिनियम 1948, और डी है लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ये जो लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 है, इसी के अंतर्गत दोष न होने के सिद्धांत पर राहत देने का दायित्व किया गया है। ये अभी न्यूज़ में था, क्योंकि अभी आपको देखने को मिली थी जो लॉकडाउन के उपरांत जो ये हमारे जो गैस रिसाव हो जाते हैं या किसी मतलब विस्फोट हो जाते हैं, किसी खतरनाक गैस की वजह से लोगों की मतलब मृत्यु हो जाती है, तो उन्हीं के बारे में बात करता है। क्योंकि ये होता क्या है कि उन्हें राहत देने के लिए, कि मतलब जैसे कोई व्यक्ति या कंपनी है, ठीक है, व्यक्ति है, तो उसने डायरेक्टली किसी को इम्पैक्ट नहीं किया, लेकिन उसकी जो कोई कंपनी है उसमें कोई दुर्घटना हो गई, जैसे गैस रिसाव हो गया, जो अभी विशाखापट्टनम में देखा गया था, जो अभी हुआ था गैस रिसाव, जो आपको देखने को मिली थी, जो LG पॉलीमर्स कंपनी थी, ठीक है, इंडिया लिमिटेड थी, उसमें ये गैस रिसाव हुआ था। उसी में ये मतलब हुआ था कि जो लोग, बहुत लोग को उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हीं को राहत देने के लिए ये किया जाता है, कि मतलब उनका तो दोष नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उनकी वजह से किसी को मतलब दोष हुआ, तो उनको राहत देने के लिए ये किया गया है लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के अंतर्गत, ठीक है। चलते नेक्स्ट में कहा गया है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूना पैक्ट के संदर्भ में सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि इस पर दमित वर्गों की ओर से BR अम्बेडकर द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। सेकेंड है कि केंद्रीय विधायिका में 50% सीटें दमित वर्गों को आरक्षित कर दी गई थी। और ये सी ऑप्शन है कि दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विचार का त्याग कर दिया गया था। और डी है इसे सरकार द्वारा सांप्रदायिक पंचायत में संशोधन के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तो देखो ये डी ऑप्शन ये भी सही है, क्योंकि आपको देखने को मिला था पंचायत में संशोधन के रूप में स्वीकार कर लिया था। ये दमित वर्गों में पृथक निर्वाचन मंडल को भी मतलब त्याग दिया गया था। और ये भी हमारा सही है कि जो पूना पैक्ट के बारे में कहा गया था कि दमित वर्गों की ओर से अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन ये जो बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्रीय उसमें जो आपको देखने को मिला था केंद्रीय विधायिका में, इसमें 18% सीटें आरक्षित की गई थी दमित वर्गों के लिए। और प्रांतीय विधायिका में आपको बात करें तो प्रांतीय विधायकों में
तो इसमें हुआ था जो सीटें थी प्रांतीय विधायिका में 71 सीटें पहले, ठीक है, तो उनको बढ़ाकर फिर 147 कर दिया गया था। तो ये मतलब पूना पैक्ट हुआ था 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा डी बी वाला गलत है और गलत ही पूछा गया है इसके बारे में, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री वन धन योजना के लक्ष्य और उद्देश्य हैं। तो फर्स्ट है कि भारतीय वन और वृक्षावरण में वृद्धि तथा उसका संरक्षण करना। सेकेंड है कि आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके व्यवहार्य आर्थिक गतिविधियों में रूपांतरित करना। थर्ड ऑप्शन है कि मुख्य रूप से जनजातीय जिलों में जनजातीय समुदाय के स्वामित्व वाले लघु वनोपज वन धन विकास केंद्र स्थापित करना। तो देखो इसमें जो कहा गया है तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ये जनजातीय समुदाय के स्वामित्व वाले लघु वनोपज को वन धन विकास केंद्र में स्थापित करना, और ये मतलब 6000 वन धन केंद्र स्थापित किए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। और जो ये कहा गया है कि पारंपरिक ज्ञान कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके व्यवहार्य आर्थिक गतिविधियों में रूपांतरित करना, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये जो है उसके संरक्षण की बात नहीं करता है। ये करता है कि जो वनस्पति का मतलब जो वन संपदा है, ठीक है, वन संपत्ति उसका दोहन करके आदिवासियों की जीविका को आपूर्ति करना, मतलब उनकी जीविका को बढ़ाने के लिए उनकी जीविका को मतलब जो लघु वनोपज है उसका दोहन किया जाएगा इसमें। तो ये संरक्षण की बात नहीं करता है बल्कि दोहन की बात करता है, ठीक है। और इसमें लगभग 45 लाख लोगों को, जो आदिवासी लोग हैं, उनको फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसमें जो है ये बी ऑप्शन सही हो जाता है, 1 और 2 और 3, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, 2 और 3 फर्स्ट ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है कि अल्बुकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि उसने मराठा से गोवा का अधिग्रहण किया था। सेकेंड है कि वह पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर का सामरिक नियंत्रण प्राप्त करने में सफल रहा। और थर्ड है कि उसने भारत में स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने के लिए पुर्तगालियों को स्थानीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये थर्ड भी सही स्टेटमेंट है और सेकेंड भी सही है, क्योंकि इसने हिंद महासागर के जो समुद्री मार्ग थे उन पे जो सैन्य अड्डे इसने स्थापित कर लिए थे। जैसे इधर है, आपको देखने को मिला था, ये पूरा क्षेत्र था, ठीक है। तो इधर ये जो सेंट्रल मतलब वेस्टर्न है, जैसे इंडोनेशिया वाला सुंडा वाला पार्ट था, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको देखने को मिला था, जैसे आपको बात करें कि जो ये लाल सागर में था और इसमें, ठीक है, यहाँ इसने सैन्य अड्डे बना लिए थे। तो इनकी सैन्य शक्ति बहुत ही मजबूत हो गई थी, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि इसने मराठाओं से गोवा नहीं छीना था। जो आदिल शाह थे, ठीक है, बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह, उनसे इसने गोवा छीन लिया था, ठीक है। तो हमारा जो 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में कहा गया है कि 5G नेटवर्क की सफलता नेटवर्क स्लाइड पर अत्यधिक निर्भर है। 5G नेटवर्क स्माइलिंग, मतलब 5G नेटवर्क की सफलता नेटवर्क स्माइलिंग्स पर अत्यधिक निर्भर है। 5G नेटवर्क स्माइलिंग शब्द से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट है कि यह एक साझा भौतिक अवसंरचना के ऊपर कई वर्चुअल नेटवर्कों के निर्माण की अनुमति देने वाली नेटवर्क संरचना है। बी ऑप्शन है कि यह वितरित संगणना संस्थिति को संदर्भित करता है, जो संगणना और डेटा संग्रहण को उन युक्तियों के निकट लाता है जहां उन्हें एकत्र किए जा सकते हैं। सी ऑप्शन है कि यह सभी दिशाओं में सिंगल प्रसारित करने के बजाय विशिष्ट सिंगल प्राप्तकर्ता उपकरणों की दिशा में वायरल सिंगल केंद्रित करने वाली तकनीकी है। और डी ऑप्शन है कि ए बी सी इनमें से कोई भी कथन 5G नेटवर्क स्माइलिंग का सही विवरण नहीं करता है। तो देखो इसमें जो ये 5G स्माइलिंग के बारे में बात करें तो ये ए ऑप्शन सही है, क्योंकि यह एक साझा भौतिक अवसंरचना के ऊपर कई वर्चुअल नेटवर्कों के निर्माण की अनुमति देने वाला एक नेटवर्क है, ठीक है। तो इसी के बारे में ये बात करता है। तो आपको ये इसमें जो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, नहीं मतलब जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस बेस्ड ये टेक्नोलॉजी है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 74 में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइमेट चेंज क्वालिटी पद का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो क्लाइमेट चेंज क्वालिटी के बारे में तो फर्स्ट है ए ऑप्शन की यह वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित करने हेतु ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी की अनुमानित दर है। सेकेंड है कि यह वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन की सामयिक दर है। और सी ऑप्शन है यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने हेतु प्रयुक्त जलवायु विस्थापन की दर है। और डी ऑप्शन है कि ग्रही पवनों के प्रवाह प्रतिरूप के अकस्मात परिवर्तन के संदर्भित करता है। तो देखो ये सी ऑप्शन इसका सही है, जो ये क्लाइमेट चेंज वेलोसिटी के बारे में बात करता है। तो ये
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने में प्रयुक्त जलवायु विस्थापन की जो दर होती है उसी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसमें जो आपको ये देखने को मिलेगी, तो इसकी जो सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट में कहा गया है कि शस्त्र व्यापार संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह युद्ध अपराधों और मानवाधिकार हनन के लिए पारंपरिक हथियारों के प्रयोग को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र आधारित संधि है। सेकेंड है कि यह देशों द्वारा खरीदे गए, बेचे और या रखे जा सकने वाले हथियारों के प्रकार या उनकी मात्रा पर प्रतिबंध लगाता है। थर्ड है कि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो ये गलत है, भारत अभी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा इस पर कौन कौन हस्ताक्षर नहीं किए हैं अभी, तो रसिया भी है इसके अंतर्गत, चाइना है, ठीक है, और उसके साथ साथ ये नॉर्थ कोरिया आपको देखने को मिलेगी, और सऊदी अरब है, सीरिया है। ये इतनी कंट्री हैं जिसने अभी इस पर मतलब हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और ये सेकेंड में जो कहा गया है खरीदे बेचे जा सकने वाले हथियारों के प्रकार उनकी मात्रा पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये गलत है, प्रतिबंध ये नहीं लगाता है इस पर। ठीक है, तो ये गलत हो गया और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि ये युद्ध और मानवाधिकार युद्ध और मानवाधिकार हनन की पारंपरिक अधिकारों के उपयोग को रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र आधारित संधि है। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 76। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह मध्य भारत में अवध क्षेत्र में और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ है। सेकेंड है कि इस विद्रोह का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर लगाए गए प्रतिबंध थे। थर्ड है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह पर आधारित है, तो ये थर्ड सही है, क्योंकि जो इनका उपन्यास था आनंद मठ इसी पर आधारित था जो ये विद्रोह हुआ था सन्यासी। ठीक है, और इस विद्रोह का तात्कालिक कारण यही था क्योंकि पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध लगाया था अंग्रेजों ने। ठीक है, इसीलिए। और ये जो फर्स्ट था ये गलत था, क्योंकि ये मध्य भारत में नहीं था, ये पूर्वी भारत में आपको देखने को मिला था, जो बंगाल का आसपास का ये क्षेत्र था। ठीक है, वहीं पे ये सन्यासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये जो सही हो जाता है इसका। और इसमें जो है आपको जो अकाल की स्थिति हुई थी तभी ये विद्रोह हुआ था 1770 का जो अकाल देखने को मिला था उसी में, और अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध भी इसमें मतलब उसको भी एक कारण कहा जा सकता था। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा सेकेंड और थर्ड सही हो जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 77। इसमें कहा गया है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस राज्य या राज्यों के राज्यपालों के लिए कानून और व्यवस्था के विशेष उत्तरदायित्व का प्रावधान करता है। तो ये कानून और व्यवस्था के विशेष उत्तरदायित्व के बारे में बात करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है असम, सेकंड है मिजोरम, थर्ड है नागालैंड और फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश। तो देखो जो ये मतलब कानून और व्यवस्था के विशेष उत्तरदायित्व में जो राज्यपालों का जो विशेष अधिकार है, ठीक है, इसमें जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है इसमें इसका प्रोविज़न किया गया है। जो नागालैंड में है ये आर्टिकल 371A के अंतर्गत, और ये जो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा 371H के अंतर्गत ये प्रोविज़न किया गया है। लेकिन असम और मिजोरम में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो मिजोरम में होता है ये वहाँ की जो विधानसभा के संकल्प द्वारा ये मतलब कानून और व्यवस्था विशेष उत्तरदायित्व होता है, और इसमें जो असम में है तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा एक समिति निर्धारित की जाती है, उसी के आधार ये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड गलत हैं, थर्ड एंड फोर्थ सही हो जाता है, सी ऑप्शन हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, सेकेंड है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, थर्ड है कि नीति आयोग शासी परिषद, और फोर्थ है सिविल सेवक बोर्ड। तो देखो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय वन्य बोर्ड जो वन्य जीव बोर्ड है, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नीति आयोग की शासी अधीनता, इन तीनों का जो आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, और ये इसका प्रदेश अध्यक्ष ही होता है। और सिविल सेवक बोर्ड की जो अध्यक्षता आपको देखने को मिलेगा तो ये जो कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, कैबिनेट सचिव सिविल सेवक बोर्ड की अध्यक्षता करता है। तो हमारा इसमें जो है ए ऑप्शन सही हो जाता है, 1, 2 और 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय गंगा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका गठन नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। सेकेंड है कि इसे गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों वाले राज्य के मुख्यमंत्रियों को शामिल करने की शक्ति प्राप्त है। थर्ड है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और फोर्थ है कि यह संपूर्ण गंगा नदी बेसिन के विकास और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये तो फोर्थ ऑप्शन सही है, ये संपूर्ण गंगा नदी बेसिन के विकास और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। लेकिन ये थर्ड वाला गलत है, क्योंकि इसमें जो आपको प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और जो जल शक्ति मंत्री होते हैं ये इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है,
तो ये गलत हो जाता है। और सेकेंड भी सही है क्योंकि ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों वाले राज्य के मुख्यमंत्रियों को शामिल करने की शक्ति भी प्राप्त है इसकी, और जो गंगा परिषद है राष्ट्रीय, ठीक है। और इसमें जो इस अधिनियम के अंतर्गत ये नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के अंतर्गत नहीं बनाया गया है, ये आपको देखने को मिलेगा। जो बनाया गया है ये तो आपको जो ये था हमारा परिवार मतलब पर्यावरण संरक्षण एक्ट था जो 1986 का था, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये बनाया गया था राष्ट्रीय गंगा परिषद। तो हमारा 2 और 4 सही हो जाते हैं स्टेटमेंट, और फर्स्ट एंड वो गलत हो जाते हैं, तो 2 और 4 सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होगी। तो फर्स्ट है कि ऊपरी वायुमंडल में एल्बिडो में वृद्धि, सेकेंड है कि वायुमंडल के जलवाष्प में वृद्धि, और झूम कृषि। तो इसमें जो बात करता है तो देखो फर्स्ट वाला तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि अगर एल्बिडो में वृद्धि होगी, ठीक है, जो ऊपरी वायुमंडल के एल्बिडो जैसे बादल बनते हैं, ठीक है, तो बादल जो है वाइट होते हैं, तो यहाँ से क्या होती हैं किरणें जो है वापस चली जाती हैं, ठीक है, जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं वे वापस चली जाती हैं। तो ये मतलब इससे जो है इसमें ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि नहीं होगी, कमी आएगी, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। लेकिन जल वाष्प में वृद्धि होगी तो उसका टेम्परेचर जो है वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ग्रीन हाउस गैस से जो है ग्रीन हाउस मतलब में वृद्धि होगी। तो और ये झूम खेती से भी मतलब इसमें जंगलों को काटा जाता है और उसको जलाया जाता है, जलाने से भी जो है विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, साथ साथ जो है उसे काटने से भी जो हम कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक कर पाते हैं फॉरेस्ट से, वो भी हमारा समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट हमारे गलत है, जिससे जो है आपको इस मतलब सही है जो आपको देखने को मिलेगा ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि करते हैं। तो देखो 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो गए, ए ऑप्शन हमारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग यानी NCMEI के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। और सेकेंड है कि इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने के लिए केवल अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य ही अर्ह होंगे। और थर्ड है कि यह आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है और सिविल न्यायालय की शक्तियों में संपन्न है। तो देखो ये थर्ड वाला तो सही है क्योंकि ये एक अर्धन्यायिक निकाय है जिसके बारे में ये बात की गई है, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला कहा गया है तो इसमें केवल अल्पसंख्यक ही इसके अध्यक्ष बनने के पात्र होंगे, ठीक है। मतलब सदस्य ही अर्ह होंगे, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए केवल अल्पसंख्यक समुदाय के ही सदस्य अर्ह होंगे, ठीक है। और ये मानव संसाधन विकास के मंत्रालय के अंतर्गत ही बनाया गया है। और ये एक एक्ट आया था 2004 में, ठीक है, उसी के अंतर्गत बनाया गया था आर्टिकल 30 के को ध्यान में रखते हुए। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 82 में कहा गया था भारतीय संविधान की 8वीं सूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो देखो इसमें जो भाषाएं हैं तो इसमें फर्स्ट है कि नेपाली, डोगरी, अंग्रेजी, सिंधी, कोंकणी, पाली। तो देखो इसमें पाली ये भी नहीं शामिल है और अंग्रेजी भी इसमें नहीं शामिल है, लेकिन कोंकणी, सिंधी, डोगरी और नेपाली ये चारों भाषाएं इसमें शामिल हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको देखने को मिला था जो ये हमारी 8वीं सूची है इसमें 22 भाषाओं का प्रोविज़न किया गया है, जो आर्टिकल के 343 से 351 तक में ये मतलब संविधान में इनका प्रोविज़न किया गया है भारतीय भाषा का, ठीक है, मतलब जो राष्ट्रभाषा है उसका, ठीक है। तो उनके बारे में भी ये बात करता है, उनके विकास के, उनके प्रचार के बारे में, ठीक है। तो हमारा 1, 2 और 4, 5, 1, 2, 4, 5 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 83 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में स्थापित समानांतर सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि तामलुक में स्थापित समानांतर सरकार को जाति सरकार के नाम से जाना जाता था। सेकंड है इसे भगनी सेना नामक एक प्रशिक्षित स्वयं सेविका बल और विद्युत वाहिनी नामक एक महिला सेविका बल सम्मिलित थी। थर्ड है कि विप्लवी इसका मुख्य पात्र था जिसका प्रयोग प्रचार हेतु किया जाता था। तो ये थर्ड सही है स्टेटमेंट, क्योंकि विप्लवी इसका मुख्य पत्र था जिसके द्वारा इसका प्रचार किया जाता था, ठीक है। और इसमें जो कहा गया था भगनी सेना, और जो ये भगनी सेना के बारे में कहा गया, तो भगनी सेना तो आपको देखने को मिलेगी ये मतलब महिलाओं का एक ग्रुप था, ठीक है। लेकिन जो विद्युत वाहिनी थी ये मतलब एक युवकों का स्वयं मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप था, ठीक है। तो उसी के बारे में ये युवकों का था ना कि इसमें महिलाएं, तो ये हमारा गलत हो जाता है। और ये समानांतर सरकार जो जाति सरकार थी, ठीक है, ये जो आपको ये भी सही है स्टेटमेंट, क्योंकि ये बंगाल में आपको देखने को मिली थी। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये जाति सरकार का गठन किया गया था। तो हमारा जो 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है, बी ऑप्शन इसका, ठीक है। चलते नेक्स्ट 84 में कहा गया है कि मनुष्य में आनुवांशिक संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि एक बच्चे में माइटोकॉन्ड्रियल DNA वंशानुगत
अनन्य रूप से पिता से वंशानुगत, अच्छा, इसमें कहा गया कि एक बच्चे में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वंशानुगत अनन्य रूप से पिता से जब नाभिकीय डीएनए माता से प्राप्त होता है, मतलब पिता से जो है वंशानुगत होता है और नाभिकीय जो होता है वो कहा गया है कि पिता से प्राप्त होता है, ठीक है। और सेकंड में कहा गया कि मतलब एक 3 बेबी पेरेंट में बच्चों के डीएनए में प्रत्येक माता पिता के डीएनए का समान अनुपात होता है। तो देखो ये गलत है, ये माता पिता में समान प्रत्येक का नहीं होता है, क्योंकि ये जो 3 पेरेंट बेबी का जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये मतलब एक पेरेंट हो गया, ठीक है, और ये मतलब उसका मतलब उनकी मदर हो गई, लेकिन एक जो होती है डोनर होती है, ठीक है, जो अपना मतलब एग डोन करती है। तो क्योंकि इनका एग किसी कारणवश जो है इन्फेक्टेड होता है, तो ये इनका एग होता है, ठीक है, और इसका एग होता है। तो इसके एग से क्या किया जाता है, जो ये माता होती है, ठीक है, तो इससे एग का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस एग में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और इस एग का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे निकाल कर वेस्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद इसका जो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है इनके शुक्राणुओं से, ठीक है, और उसके बाद उसको माता में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये क्रिया होती है। तो इसमें जो आनुवांशिक मटेरियल होता है जो ये डोनर होती है, ठीक है, तो इसमें इसका बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है, जो ये मतलब जो डीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है उसमें इसकी मात्रा होती है डोनर जो मदर की, ठीक है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें जो मूल माता पिता होते हैं उन्हीं का समान मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। और ये जो कहा गया है कि वंशानुगत नाभिकी, तो देखो जो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है वो माता का होता है, ना कि पिता का, ठीक है, और नाभिकी में माता और पिता दोनों का होता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाता है, इसका कोई भी सही नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कर्नाटक युद्ध और उसकी लड़ाई है कि कहाँ से मतलब कब और किसके किसके बीच कौन कौन सी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध अंबूर की लड़ाई, सेकेंड कर्नाटक युद्ध तो संट थोमे की लड़ाई, और तृतीय कर्नाटक युद्ध वाडीवास की लड़ाई, ठीक है। तो देखो ये थर्ड वाला हमारा सही है, क्योंकि ये जो तृतीय वाडीवास की लड़ाई हुई थी 1960 में, जो अंग्रेज़ों ने जो फ्रांस से ये वाडीवास को जीत लिया था, ठीक है, 1960 में। तो उसी के बारे में ये तो स्टेटमेंट सही है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाता है। लेकिन जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था ये संत थोमे की लड़ाई हुई थी, और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था ये अंबूर की लड़ाई इससे समाप्त हुई थी, मतलब इसमें लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो ये भी है। तो इसमें क्योंकि ये जो अंबूर की लड़ाई आपको देखने को मिली थी प्रथम कर्नाटक युद्ध 1900 मतलब 1749 में, और ये जो 1748 में हुई थी जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था ये 1750 मतलब 48 में हुआ था, ठीक है, मतलब सॉरी थोड़ा सा मतलब हमें लगता है गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो देखो प्रथम कर्नाटक युद्ध था तो ये सेंट थोमे की लड़ाई हुई थी इनके बीच, ठीक है, तो ये हुआ था 1748 में, ठीक है। और ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था ये अंबूर की लड़ाई में हुआ था, ठीक है, ये अंबूर की लड़ाई थी, तो ये आपको देखने को मिला था 1749 में। और जो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध था तो ये आपको 1900 मतलब 1756 से 1763 तक ये चला था, ठीक है। तो 1760 में ये वाडीवास जीत लिया गया था अंग्रेजों द्वारा फ्रांस का, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड वाला सही हो गया, बी ऑप्शन, और सारे गलत हो जाते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। चलते नेक्स्ट में कहा गया है कि 86 क्वेश्चन में नंबर में, तो इसमें कहा गया है कि लघु सूक्ष्म लघु मध्यम सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास अधिनियम सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत मतलब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों को केवल संयंत्र और मशीनरी में उनके निवेश के आधार पर सूक्ष्म लघु और उद्यमों में वर्गीकृत किया गया था। सेकेंड है कि इनमें सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म लघु और उद्यम सम्मिलित नहीं हैं। तो देखो इसमें सेवा क्षेत्र के भी सूक्ष्म और लघु उद्यम सम्मिलित हैं, ठीक है। और ये कहा गया है कि केवल मतलब संयंत्र और मशीनरी तो नहीं, ये जो कारोबार के आधार पर मतलब जो है कारोबार के आधार पर भी इसमें शामिल किया गया था, ना कि केवल संयंत्र और मशीनरी के आधार पर। इसमें अगर बात करें तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो सूक्ष्म में था जो आपको विनिर्माण और उसमें कहा गया तो 1 करोड़ और निवेश के आधार पर 5 करोड़, ठीक है। और जो ये लघु उद्यम था, ठीक है, तो इसमें था 10 करोड़, ठीक है, और कारोबार की बात करें तो 50 करोड़ तक था। और उसके बाद था मध्यम में, तो आपको देखने को मिलेगा 50 करोड़ इसका मतलब विनिर्माण, और इसमें था मशीनरी में, और उसके बाद 250 करोड़ तक था जो आपको देखने को मिला था कारोबार में। तो ये 3 ये से मतलब परिभाषित किया गया था, यही इनकी एक नई परिभाषा आई थी, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाता है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलते नेक्स्ट में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन 1943 के प्रसिद्ध बंगाल दुर्भिक्ष के कारण थे। तो 1940 के दशक में अम्ल वर्षा या लंबे समय तक सूखे जैसी स्थिति। सेकेंड है कि
सेकेंड, बर्मा से अत्यधिक शरणार्थियों का आगमन और अनाज की जमाखोरी और सट्टेबाजी। फोर्थ है कि सैन्य उपभोक्ताओं के लिए सरकार की खरीद की नीति। तो देखो इसमें सैन्य, ये देखो थर्ड भी सही था, फोर्थ भी सही था और सेकेंड भी सही था, क्योंकि बर्मा से बहुत से शरणार्थी आए थे, जमाखोरी भी इस समय हो रही थी और ये खरीद भी की जा रही थी सरकार द्वारा, क्योंकि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था इसी समय हुआ था, इसीलिए जो है ये इसकी समस्या उत्पन्न हुई थी। और ये फर्स्ट वाला ये गलत है, क्योंकि ये अल्प वर्षा का और सूखे जैसी स्थिति का कारण नहीं था, ये मिदनापुर चक्रवात आया था, ठीक है, उसी के बारे में ये था। तो ये भी एक मतलब कारण था, तो मतलब ये चक्रवात कारण था, ना कि ये सूखा या अल्प वर्षा, ठीक है। तो 2-3 इसी के संबंध में सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हाल ही में आरंभ की गई भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना किसकी पहल है? तो फर्स्ट है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी या नीति आयोग। थर्ड है कि ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान। और डी है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है, ये नीति आयोग की पहल है और ये आपको इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर की जा रही है, ठीक है। कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना का किया जा रहा है भारत में। नेक्स्ट है हमारा 89 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि रिवर्स रेपो में वृद्धि होने से निम्नलिखित में से किसकी संभावना होती है? तो फर्स्ट है कि बैंक व्यवसायियों के लिए सस्ता ऋण देते हैं। सेकेंड है कि आरबीआई से नए फंड के लिए बैंकों की मांग बढ़ जाती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है। और डी है कि रुपए में मूल्य कम हो जाता है, ठीक है, रुपए का मूल्य कम हो जाता है। तो ये हमारा जो है सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो है मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि जब रिवर्स रेपो की दर बढ़ती है तो जो बैंकें क्या करती हैं, ये आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करती हैं, ना कि उधार देती हैं। कहती हैं कि अगर वहाँ हमको जैसे वो पर्सनल लोन 10% दे रही हैं, लेकिन आरबीआई उन्हें जो है अगर 4% भी दे रहा है रिवर्स रेपो के दर, तो वो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई खतरा नहीं रहता उसका जो है पैसे का, लेकिन यहाँ एनपीए बनने का खतरा रहता है। इसलिए जो है रिवर्स रेपो जब होता है तो बैंकें आरबीआई को अपना पैसा देती हैं, ठीक है। तो जो है लिक्विडिटी भी कम हो जाती है मार्केट में और जो है मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है उससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय भू धरोहर स्थलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र हैं और इन स्थलों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी है। तो ये गलत है, ये जो है दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि जो है ये अधिसूचित जो करता है, जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्थल होते हैं इनकी जो अधिसूचना आपको देखने को मिलेगी, तो ये अधिसूचना जो भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण होता है उसके अंतर्गत की जाती है और इन स्थलों की जो सुरक्षा होती है वो राज्य सरकार और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की होती है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में कहा गया कि राज्यसभा के नाम निर्दिष्ट सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि ये राज्य के निर्वाचन में मतदान करने हैं तो अधिकृत नहीं होते हैं, किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं। सेकेंड है कि दल बदल विरोधी कानून नाम निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू नहीं होता है। थर्ड है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत इन्हें संपत्ति और देनदारियां दाखिल करने से छूट प्राप्त है। और जो एमपी लैड्स जो स्कीम थी उसके अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु किसी भी राज्य के किसी भी जिले को चयन किया जा सकता है। तो ये सही है, किसी भी राज्य को किसी भी के जिले के लिए चयन किया जा सकता है, ठीक है। और जो ये जनप्रतिनिधि अधिनियम में देनदारियों को दाखिल करने से भी छूट इन्हें प्राप्त होती है। और जो ये होता है कि जो ये आपको देखने को मिलेगा, तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान भी कर सकते हैं। लेकिन इन पे जो कहा गया दल विरोधी अधिनियम लागू नहीं होगा, तो ये गलत है कि इन पे लागू होगा, क्योंकि अगर इनका जो मतलब इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित कर लिया जाता है, ठीक है, नाम निर्दिष्ट किया जाता है, उसके बाद ये 6 महीने के बाद अगर किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इन पर दल विरोधी कानून लागू हो जाता है। और ये 12 सदस्य होते हैं जिसे राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सेकेंड इसमें आपको देखने को मिलेगा ए ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है, तो ये हमारा ठीक है सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 92 में इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि देश के प्राकृतिक गैस की खपत के आधे से अधिक भाग के लिए आयातित एलएनजी उत्तरदायी है। और सेकेंड है कि भारतीय गैस एक्सचेंज आईजीएक्स केवल स्पॉट मार्केटिंग में प्राकृतिक गैस के लिए ट्रेड करने के लिए अनुमति देता है। तो जो ये कहा गया है तो ये गलत है, ये केवल स्पॉट के लिए नहीं, ये मतलब जो वायदा बाजार है उसके माध्यम से भी ये मतलब ट्रेड करने के लिए काम करता है। और ये जो ये आईजीएक्स है ये प्रथम मतलब इंडेक्स बनाया गया है जो गैस के मतलब जो एक्सचेंज बनाया गया है जो गैस के लिए जो काम करता है, ठीक है, ये प्रथम भारत का है।
और जो ये कहा गया है कि आयातित के बारे में, तो ये जो कहा गया है आयातित के बारे में, ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्राकृतिक गैस की खपत के आधे से अधिक भाग के लिए आयातित एलएनजी उत्तरदायी है। और इनके जो स्पॉट आपको बात करें तो जो आपको देखने को मिलता है, जैसे दहेज है, गुजरात का हजीरा है, और काकीनाडा जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ इनके स्पॉट हैं जहाँ से ये आयातित करके इकट्ठा की जाती है। तो ये यहाँ से मतलब आयात हो, मतलब विदेशों से आयात करके यहाँ पे ये स्पॉट इनके मार्केट हैं, ठीक है। तो हमारा जो सही हो जाता है केवल एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहल स्वदेश का उद्देश्य है। तो फर्स्ट है कि विदेश के शेष भागों में उद्देश्य हथकरघा उत्पादों का निर्यात बढ़ाना है। सेकेंड है, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों से लौट रहे भारतीय नागरिकों के और कौशल मानचित्रण करना है। और सी ऑप्शन है कि युवा प्रतिभागियों की पहचान करना और भारतीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को सुदृढ़ करना है। डी ऑप्शन है कि उद्योग, व्यक्तिगत एवं जमीनी स्तर के नौ परिवर्तनों को बाजार से जोड़ना और उनके अभिनव समाधानों का व्यवसायीकरण करने के लिए सहायता करना। तो देखो इसमें जो आपको बात करें तो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है केवल बी, ठीक है, इसमें बी है, क्योंकि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेश से लौट रहे भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करना है। और ये विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल है, ठीक है, तीनों की। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 94। इसमें कहा गया है कि ए और बी दो नदियां एक जल विभाजक से पृथक होती हैं, ठीक है, जिनका एक पक्ष पवनाभिमुख है और अधिक वर्षा प्राप्त करता है। पवनाभिमुख की ओर स्थित होने वाली नदी ए द्वारा प्राप्त अधिक वर्षण के कारण या अधिक अपर्दनकारी शक्तियाँ प्रदर्शित होती हैं, ठीक है यहाँ। और इस प्रकार नदी ए क्रमिक रूप से अपने क्षेत्र का विस्तार करती है और अंततः नदी बी में प्रवाहित होने वाली एक धारा को अभिग्रहित कर लेती है। इस परिघटना को क्या कहा जाएगा? तो ये ऑप्शन है रिवर बिहेल्डिंग और चैनल ब्रेडिंग और डेल्टा निर्माण और बी विसर्पण। तो इसका देखो ए ऑप्शन सही है, जो रिवर बिहेल्डिंग होता है, यानी आपको बात करें तो जो स्ट्रीम कैप्चर या धारा अपहरण होता है, कि वो धारा को अपहरण कर लेती है। जैसे ये एक जल विभाजक है, ठीक है, तो ये पवन विमुखा नदी है एक इधर है, तो ये अपरदित करते करते, ठीक है, ये करते करते ऐसे इसको जो है इसमें मिला लेती है, ठीक है। तो ये हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट में कहा गया है कि 95 में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण जो बलबन से पहले आरंभ हुआ था उसी के शासन में पूरा हुआ था, ठीक है। सेकेंड है कि बलबन ने अपने अधिकारियों को मुल्तान के अभिवादन के लिए सुल्तान के अभिवादन के लिए सामान्य रूप से सजदा और पैबोश नामक आदेश दिया था, ठीक है। थर्ड है कि उसने निम्न वर्ग में जन्मे लोगों को विरुद्ध भेदभाव किया और केवल कुलीन पृष्ठभूमि वाले लोगों को महत्वपूर्ण पद पर आरक्षित किया। तो ये जो बलबन के बारे में थर्ड भी सही है और सेकेंड भी सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है इसमें जो कहा गया है, क्योंकि ये इसके शासनकाल में नहीं, ये आपको देखने को मिला था कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, उसके शासनकाल में ये कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ था 1200 ईस्वी में, ठीक है, और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, मतलब फर्स्ट वाला गलत हो जाता है, सेकेंड और थर्ड हमारा जो है तो ये हमारा सही हो जाता है डी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा कहा गया इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से नरमपंथियों के संबंध में सही है? तो फर्स्ट है कि उन्होंने भारतीय पूंजी और उद्यम की भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक विकास के विचार का समर्थन किया था, ठीक है। और सेकेंड है उन्होंने सरकारी सेवा में भारतीयकरण का अभियान चलाया था। और थर्ड है उन्होंने विदेशियों एवं अन्य उपनिवेशकों में भारतीय श्रमिकों के प्रति बेहतर व्यवहार की मांग की जा रही कि जहाँ उन्हें नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में। तो हमारा ये डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नकारात्मक जलवायु की प्रतिक्रियाएं हैं? तो फर्स्ट है कि बादलों की सघनता में वृद्धि, सेकेंड है महासागरों का गर्म होना, और थर्ड है कि हिम नदी बर्फ का पिघलना। तो देखो इसमें जो कहा गया है तो जो आपको देखने को मिलेगा जो 97 में ये 94 में नकारात्मक जलवायु की प्रक्रिया, तो देखो इसमें होता क्या है, फीडबैक लूप होते हैं, ठीक है, इसमें एक फीडबैक लूप होते हैं जो नकारात्मक और सकारात्मक दो रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। तो नकारात्मक में वे आते हैं जो मतलब जो पर्यावरण का को मतलब ह्रास नहीं करते हैं और उसका संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन जो सकारात्मक में जो होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, पर्यावरण का ह्रास करते हैं और बहुत तेज़ी से करते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करता है। तो देखो जो इसमें बादलों की सघनता में वृद्धि से जो बात करें तो जो ये नकारात्मक प्रक्रिया जो है ये सूचित करते हैं, क्योंकि जो बादलों की वृद्धि होती है तो ये नकारात्मक प्रक्रिया जो है सूचित करते हैं। लेकिन जो कहा गया है कि महासागरों का गर्म होना, हिम नदी बर्फ का पिघलना, ये लोग सकारात्मक प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि जो बादलों की सघनता से वृद्धि में
क्या होता है कि जो ये एल्बिडो होता है, ठीक है, तो ये जो क्रियाएं मतलब हमारी जो प्रकाश की जो सूर्य से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं ये हमारा यहीं से वापस लौट जाता है। तो हमारे जो ग्रीन हाउस गैस में जो हमारा जो तापन होता है, पृथ्वी का तापन, ये ग्लोबल वार्मिंग ये कम होता है, ठीक है। लेकिन जो महासागर गर्म होता है इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, और ये जो हिम नदी बर्फ़ का पिघलता है तो ये भी मतलब पर्यावरण में नकारात्मक, लेकिन जो है फीडबैक में सकारात्मक की अवधारणा को बनाता है। तो इसमें जो है नकारात्मक के लिए ए ऑप्शन मतलब पहला केवल एक सही है, केवल ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 98। इसमें कहा गया है कि 18वीं शताब्दी में शाह आलम द्वितीय मुगल गद्दी पर आसीन हुआ। उसने 40 से अधिक वर्षों तक शासन किया। वह मुगल बादशाह अकबर और औरंगजेब के बाद 4 से अधिक दशकों का तक शासन करने वाला तीसरा मुगल बादशाह था। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटनाएं उसके शासन काल में घटी? तो फर्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध प्लासी का युद्ध का निर्णायक युद्ध हुआ। सेकेंड है कि नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राज्य संग्रहण करने का अधिकार दिया। तो देखो इसमें ये जो आपको मुगल बादशाह के बारे में बात करें शाह आलम की, तो ये रहा था 1859 से आपको देखने को मिला था। जो ये मुगल बादशाह था तो ये 1859 में ये शासक बना था और 1806 तक, ठीक है, 1806 तक मतलब 1759 से बना था और 1806 तक रहा था, ठीक है। ये तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्लासी का युद्ध था तो 1757 में हुआ था, ये भी गलत हुआ। और नादिर शाह था ये 1739 में इसने आक्रमण किया था दिल्ली पर, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। थर्ड वाला सही है क्योंकि जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की इसने राजस्व संग्रहण का अधिकार दे दिया है, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, ठीक है, उसी के अंतर्गत। तो ये हमारा सही हो जाता है केवल 3, ठीक है, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि सुर्खियों में रहे अंतरिक्ष मिशनों एवं उनके उद्देश्यों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि मतलब अंतरिक्ष मिशन है और उद्देश्य क्या उसके उद्देश्य थे, तो सोलो है तो सैटर्न लैंडर से है, और आपको देखने को मिलेगा स्पेक्टर आरजी है तो ये ऊर्जा वाले खगोल भौतिकी अंतरिक्ष वेधशाला है। हायबुसा 2 क्षुद्र ग्रहों का नमूना वाला अंतरिक्ष यान है, ठीक है। तो जो ये कहा गया है तो इसमें दोनों ये आपको देखने को मिलेंगे। तो सेकेंड जो थर्ड है हायबुसा क्षुद्र ग्रहों का नमूना लेने वाला अंतरिक्ष यान है जो आपको जापान का ये मतलब अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है, ये भी सही है। और स्पेक्टर आरजी है जो ऊर्जा वाली खगोल भौतिकी अंतरिक्ष वेधशाला है, ठीक है, ये जर्मनी और रूस का मतलब आपको देखने को मिलेगा संयुक्त प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन जो सोलो है तो सोलो ये मतलब लैंडर सैटर्न लैंडर नहीं है, ये मतलब एक सोलर प्रोब है, ठीक है, सोलर प्रोब है जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर प्रोब है, ठीक है, तो न कि ये लैंडर सैटर्न लैंडर है। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि अत्यधिक तेल रिसाव के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रही अंबर नाया नदी अवस्थित है, तो रूस में, ग्रीनलैंड में, कजाकिस्तान में या ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो ये रूस में स्थित थी, आपको देखने को मिली थी अंबर नाया नदी, क्योंकि इसमें अभी तेल रिसाव देखा गया था जो आर्कटिक सागर में भी इसका जो है ये तेल रिसाव फैल सकता था, जिससे बहुत ही मतलब नुकसान हो सकता था अंतरिक्ष वहाँ के जो समुद्री परितंत्र में जो रहने वाले जीव जंतु हैं और वनस्पति हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों में। और पीने के पानी को भी स्वच्छ कर मतलब ये नदी का पानी भी प्रदूषित कर दिया है, ठीक है, तो ये हमारा रूस में स्थित है, ठीक है। तो हमने यहाँ 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दोस्त को, आपके पास कोई भी मतलब अगर फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो या एजुकेशनल कोई भी ग्रुप हो, उसमें जो आपकी तैयारी करने वाला या कोई फ्रेंड हो, उसे एक आपको शेयर करना है और एक लाइक आपको देना है, ठीक है, इतना आपको तो देना ही है। और कमेंट कीजिए, अगर दिक्कत हो रही है आपको किसी चीज़ में तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो मैं उस चीज़ को सुधार भी करूँगा, ठीक है। तो आप लोग अपना सजेशन भी दे सकते हैं और जो भी वीडियो बनाने हैं वो भी बता दीजिए, मैं बना दूंगा, धीरे धीरे करके मैं बना दूंगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी प्रॉब्लम अगर हो जाएगी तो उसके बाद मैं सारा आप लोगों का डिमांड फिल कर दूंगा, ठीक है। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाएँ, उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको सारी PDF भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।